खाली गाड़ी है, चुनाव का साल है, 243 सीटों पर उम्मीदवार होना है और इनका समीकरण किसी के साथ नहीं है, तो 243 पर 10 गुना जोड़ लिए, 2430 लोग तो उम्मीदवार के रूप में पीछे पीछे घूम रहे हैं। स्वराज अभी वैसी खाली गाड़ी है पैसेंजर के रूप में जिसका कोई रिजर्वेशन नहीं है, तो भीड़ तो पैसेंजर गाड़ी में रहती है, आप जानते हैं। नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद इस तरह के ऑपरेशंस होने लगे हैं। नहीं तो बम्बई का बम धमाका होता है, बम्बई में ताज होटल पर धमाका होता है, पूना में बेकरी कांड होता है, और उनके साथ क्या है, जितने लोग चल रहे थे सबका हेलमेट पीले रंग से रंगा हुआ था, सब पेड स्टाफ के रूप में गाड़ियां हैं, कोई यूपी नंबर, कोई महाराष्ट्र नंबर, कहीं कहीं के नंबर लेके वह गाड़ियां उनके साथ 150 घूमती। नमस्कार, मैं निगम नारायण और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़। देखिए, अभी हमारे साथ बिहार की राजनीति पर खास बातचीत करने के लिए गोरैयाकोठी से बीजेपी विधायक देवेश कांत सिंह जी हमारे साथ हैं। सर, सबसे पहले आपका बहुत स्वागत हमारे चैनल पे। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद इस साक्षात्कार को लेने के लिए। सर, सबसे पहला सवाल आपसे ये कि आप बिहार की राजनीति में कब से एक्टिव हैं? कि बिहार की राजनीति में तो हम लोग 4 पुश्तों से मेरा परिवार है और मैं परिवार के चौथे पुश्त के रूप में राजनीति में हूँ। मेरे परबाबा, मेरे बाबा, बाबूजी सारे लोग, कोई एमपी के रूप में, कोई मंत्री के रूप में, कोई सांसद के, सब तरह के पदों पर रहे हैं। तो परिवार ही पूरा राजनीति से लगा रहा है और मैं भी लगातार कॉलेज की पढ़ाई के बाद से ही इस क्षेत्र में समाज की सेवा भारतीय जनता पार्टी के सदस्य के रूप में करता रहा हूँ। वर्तमान में गोरैयाकोठी के विधायक के रूप में आज मैं 5वें साल में काम कर रहा हूँ। जी सर, ये प्रेरणा कहाँ से मिलती है जनता के सेवा करने के लिए? मैंने आपको कहा, ये परिवार का जो हम लोगों का आदर्श के रूप में हमारे परबाबा नारायण बाबू, उसके बाद कृष्णकांत बाबू, पिताजी चुन्नू बाबू, सब लोगों का यह स्वभाव रहा है और यह पूरा परिवार ही हमारा स्वतंत्रता संग्राम के साथ भी जुड़ा रहा। अच्छा, स्वतंत्रता संग्राम से ही लोग? मेरे परबाबा 1926 में सेंट्रल असेंबली के सदस्य हो गए थे और बाबा प्रथम विधानसभा के सदस्य रहे, लोकसभा के सदस्य रहे, बिहार विधान परिषद के सदस्य रहे और कई निगमों के अध्यक्ष रहे, कई बार मंत्री रहे, सांसद रहे और मेरे पिताजी भी 2 बार विधायक रहे। तो परिवार का आदर्श ही हमारे साथ लेके राजनीति में उस संस्कार के साथ लाया है कि परिवार पूरा समाज सेवा में लगा रहा और राजनीति के रूप में भी जो सेवा हो सकी है वह किया है। अभी मोदी जी लौटे हैं बिहार में 2 दिवसीय दौरा करके। ऑपरेशन सिंदूर के बाद ऐसा पहला मौका था कि मोदी जी बिहार आए। अब लोग ये कह रहे हैं कि इसके राजनीतिक मायने हैं। 2025 के विधानसभा चुनाव में इसको बीजेपी को फ़ायदा होगा। ऑपरेशन सिंदूर के बाद मोदी जी बिहार आए, ऑपरेशन सिंदूर का भी फ़ायदा होगा और मोदी जी के बिहार दौरे का भी फ़ायदा होगा। किस प्रकार सर देख रहे हैं आप इसे? देखिए, वह प्रधानमंत्री हैं, इसको स्वीकार करना हो। विपक्षियों को लगता है कि वह एक सिर्फ दल के नेता हैं और जब ऑपरेशन सिंदूर सक्सेसफुल हुआ है और देश के नेता के रूप में उन्होंने इसका नेतृत्व किया है, सेना के पीछे मजबूती से भारत सरकार लगी रही है, तो इसका प्रभाव तो है ही ना कि माननीय नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद इस तरह के ऑपरेशंस होने लगे हैं। नहीं तो बम्बई का बम धमाका होता है, बम्बई में ताज होटल पर धमाका होता है, पूना में बेकरी कांड होता है, ऐसे कई कांड होने के बाद भी हम विचारते हैं, हम द्विपक्षीय वार्ता करेंगे, हम यूएन में जाएंगे, हम पाकिस्तान से बात करेंगे, सिर्फ यही बातें होती थी। सिवाय इस बात के भारतीय जनता पार्टी के नेता के रूप में ही नहीं, प्रधानमंत्री के रूप में भी विपक्ष को यह स्वीकार करना पड़ेगा और गुड और बैड, जैसे कोई गलत हो जाएगा तो कल आप कहेंगे कि प्रधानमंत्री जी ने गलत किया है और जब अच्छा हुआ है तो आप कहते हैं कि प्रधानमंत्री जी राजनीति कर रहे हैं। तो विपक्ष का काम है यह कहना और प्रधानमंत्री अपने कामों के लिए जाने जाते हैं, वह अपना काम कर रहे हैं। आगे की बीजेपी की रणनीति बिहार में क्या है? क्या अगला सीएम बीजेपी से होंगे? क्योंकि आप लोगों की बातचीत होती होगी तो आंतरिक देखिए, बहुत स्पष्ट है, हमारे सभी वरीय नेताओं ने कहा कि 2025 फिर से नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए चुनाव लड़ने जा रही है, इसलिए इसमें किसी को संदेह नहीं होना चाहिए। आप पत्रकार हैं, आप लोगों को भी मालूम है कि
एनडीए के नेतृत्व के रूप में भी बिहार में एकमात्र नेता के रूप में सभी पार्टियों ने स्वीकार किया है नीतीश कुमार को, और वह भी हमारे निर्विवाद नेता हैं। उनके ही नेतृत्व में सरकार और चुनाव दोनों होने जा रहे हैं। बिहार में एक नई पार्टी आई है जनसुराज, उसके बारे में क्या कहेंगे? वैसे आपके जो प्रदेश अध्यक्ष महोदय उनको पैसा किशोर कहते हैं, प्रशांत किशोर जी को, उनका ये टिप्पणी हमेशा रहता है कि वो प्रशांत किशोर नहीं पैसा किशोर है। तो आप जो है जनसुराज को कैसे देख रहे हैं? चूँकि 2 अक्टूबर की पार्टी लॉन्चिंग हुई है और पार्टी लॉन्च होते ही मतलब 10% वोट भी उसको आए उपचुनाव में, तो किस प्रकार से देख रहे हैं? कितना बड़ा चुनौतीपूर्ण होगा प्रशांत किशोर का यह जनसुराज? देखिए, चुनाव पहले उपचुनाव में वह आए थे जी और चारों सीटों पर चुनाव लड़े। जी वोट मिल जाना, चूँकि उम्मीदवार का भी अपना कैलिबर होता है, बिल्कुल। और बिहार जातीय समीकरण के राजनीति के लिए जाना जाता है। उसी समीकरण की राजनीति वह भी कर रहे थे, उसके अनुकूल उन्होंने प्रत्याशी दिए, प्रत्याशियों को कुछ वोट आया। तो इसमें जन स्वराज में प्रशांत किशोर के नेतृत्व पर भी बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा। इसका प्रतिफल है उनके बाद जन स्वराज के नंबर 2 नेता आनंद मिश्रा ने पार्टी छोड़ दी। जी हमारे जिले में उनके महामंत्री के रूप में, संगठन के रूप में काम कर रहे हमारे पार्टी के पुराने कार्यकर्ता जो गए थे, वह वापस भारतीय जनता पार्टी में राजीव रंजन पांडे लौट आए। उनके अन्य नेता भी वापसी की ओर हैं। ऐसे खाली गाड़ी है, चुनाव का साल है, 243 सीटों पर उम्मीदवार होना है, और इनका समीकरण किसी के साथ नहीं है, तो 243 पर 10 गुना जोड़ लिए 2430 लोग तो उम्मीदवार के रूप में पीछे पीछे घूम रहे हैं। और जब उम्मीदवार के रूप में लोग पीछे पीछे घूम रहे हैं, तो उनके पीछे कुछ न कुछ सबका अपना अपना राजनीतिक हैसियत है। और उसी भीड़ को, और पैसा किशोर जो कहते हैं वो कोई गलत थोड़े है। गोरिया कोठी गए थे, भी मदारपुर में एक बैठक हुई थी, जी गोरिया कोठी आना था। जी गोरिया कोठी की बैठक उनको स्थगित करनी पड़ी, चूँकि वहाँ जनता नहीं थी। जेसीबी पर फूल माला लेके 3 लोग ऊपर खड़े थे और 2 लोग नीचे फूल माला लेके खड़े थे, उनके पार्टी के भावी उम्मीदवार। जी लेकिन जब उनको पता चल गया कि वहाँ लोग नहीं हैं, तो दूसरे रास्ते से मदारपुर चले गए। और उनके साथ क्या है, जितने लोग चल रहे थे सबका हेलमेट पीले रंग से रंगा हुआ था। सब पेड स्टाफ के रूप में गाड़ियां हैं, कोई यूपी नंबर, कोई महाराष्ट्र नंबर, कहीं कहीं के नंबर लेके वह गाड़ियां उनके साथ 150 घूमती हैं। वैसी ही भीड़ थी। और उम्मीदवार का तो मैंने आपको कहा ही, गोरिया कोठी में 10 उम्मीदवार हैं। 10 उम्मीदवार अगर 25-50 लोग को भी लेके जाएंगे तो 500 लोग खड़े हो जाएंगे। बिल्कुल। तो एकमात्र वह आम सभा कर पाए, जबकि वह गोरिया कोठी में भी, गोरिया कोठी पंचायत में मिर्जापुर मंदिर में भी उन्होंने एनओसी ले रखा था। एक दिन पंडाल गिरा और दूसरे दिन यह कैंसिल हो गया कि स्वास्थ्य के कारण से कैंसिल हो। लेकिन तीसरी बार जब आने का डेट तय हुआ तो दूसरे रास्ते से निकल गए। यही स्थिति है। भीड़ नहीं, 5 ही लोग थे, उनको जानकारी, मात्र 5 3 लोग जेसीबी के ऊपर फूल गिराने के लिए खड़े थे। तो जन स्वराज अभी वैसी खाली गाड़ी है पैसेंजर के रूप में, जिसका कोई रिजर्वेशन नहीं है। तो भीड़ तो पैसेंजर गाड़ी में रहती है, आप जानते हैं। जी बिल्कुल। और उसका क्या होता है, पैसेंजर गाड़ी 2 घंटे की सवारी में 20 घंटे तक भी चलती रहती है और जगह पर समय पर नहीं पहुंचती है। वही हाल है पैसा किशोर की पार्टी जन स्वराज जी का। आगे आपकी क्या कुछ रणनीति है, क्या कुछ तैयारी है चुनाव लड़ने के लिए? देखिए, हम तो 5 वर्ष चुनाव लड़ते हैं। पिछले साल एमपी का चुनाव लड़े, बीच में नगर निकाय के रूप में एमएलसी का चुनाव लड़ रहे थे। उसके पहले 2021 में हमारे काफ़ी लोग मुखिया और पंचायत का चुनाव लड़ रहे थे, जिला परिषद का चुनाव। तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता 5 साल चुनाव के लिए तैयार रहते हैं। चलिए, इस बार बिहार का चुनाव है और हम लोग विधायक हैं, तो लोगों को ज़्यादा नज़र आ रहा है, तो वह ठीक है। चूँकि चुनाव के समय कुछ थोड़ा ज़्यादा नज़र आता है, बुद्ध सशक्तिकरण है, क्षेत्रीय का काम है, तो वो तो ऐसे भी रोज़ हम लोग करते हैं। और बिहार में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन पूरी तरह से चुनाव के लिए तैयार भी है, और पुनः एक बार 2010 से ज़्यादा सीटों के साथ हम बिहार में सरकार बनाने जा रहे हैं। चलिए, तो एक बहुत बड़ा खुलासा इन्होंने किया प्रशांत किशोर के बारे में और बीजेपी की जो रणनीति है उसके बारे में। बाकी अब आपकी जो कुछ प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा। सर, बहुत बहुत धन्यवाद अपना महत्वपूर्ण समय देने के लिए हमें। धन्यवाद आपको भी। अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद।